Students, today my topic is psychoanalytic theory of personality given by Sigmund Freud. फ्राइड की थ्योरी के बारे में अगर आपने बीएड की है तो सबने सुना होगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट टाइप्स के इस थ्योरी से हमें एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये पर्सनैलिटी की थ्योरी है। इन दिस थ्योरी फ्राइड एक्सप्लेन पर्सनैलिटी इज फॉर्म थ्रू 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड। इसमें जो अपने फ्राइड मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने हमारे ह्यूमन माइंड के 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं, इद, ईगो और सुपर ईगो। ये हमारे माइंड की 3 स्टेजेस हैं, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। और यहाँ पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इद? अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, इट इज़ द पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वो सिचुएशन है। इट वर्क ऑन बेसिक नीड्स एंड डिज़ायर्स। ये अपनी बेसिक नीड्स और डिज़ायर्स पे काम करती है। इट वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है? इसका मतलब ये है कि ये डेवलपमेंट, जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो ये वो टाइम है जहाँ पे एक पर्सन की जो माइंड का सेटअप है वो यहाँ तक ही होता है कि जो उसकी नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं, जो उसकी डिज़ायर्स हैं पूरी हो जाएं, और इससे जो उसको खुशी मिलती है वही उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल है। और इट नीड्स इमीडिएट सेटिस्फेक्शन। ये आप एक बच्चे की स्टेज कह सकते हो, जिससे जो चाहिए होता है उसके लिए वो जिद करता है और उसे वो इमीडिएट चाहिए होता है, और जैसे ही हम वो चीज़ उसको पकड़ा देते हैं वो खुश हो जाता है। तो ये वो स्टेज है इद। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इट इज़ इमोरल स्टेज, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया आपको कि ये बच्चे की स्टेज है जहाँ बच्चे को सही और गलत की नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए इसे फ्रॉइड ने इमोरल स्टेज भी कहा है पर्सनैलिटी की। और इट इज़ लाइक अ हॉर्स विदाउट राइडर। हॉर्स लाइक विदाउट, मतलब हमारी इच्छाएं जो हैं और जिद जो है बच्चे की वो बढ़ती जाती है और उसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाता। ये वो स्टेज है। क्लियर है? एंड सेकेंड स्टेज जो है दैट इज़ ईगो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड। जो ईद है वो अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है जहाँ बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं होती, और ईगो जो है वो कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। बट यहाँ पे फ्रॉइड ने ये भी कहा है कि ईगो इज़ आइदर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ईगो कभी कॉन्शियस होती है और कभी अनकॉन्शियस होती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ईगो इज़ वर्क ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। अब ये है मेन पॉइंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईद एंड ईगो? ईद वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल एंड ईगो वर्क ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। मतलब यहाँ ये वो स्टेज है जब बच्चा सही और गलत की पहचान करता है। वेयर ईद वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ईगो कंट्रोल ईद। फ्रॉइड के अनुसार ईगो जो है वो माइंड की जो ईद सिचुएशन है उसको कंट्रोल करता है। ईगो इज़ अ राइडर इफ ईद इज़ अ हॉर्स टू कंट्रोल इट। अगर इसको ईद को फ्रॉइड जी ने घोड़े का नाम दिया है, तो ईगो जो है वो उसका राइडर है जो उस घोड़े को कंट्रोल करता है। और ईगो का काम है ईद द्वारा क्रिएट की गई डिज़ायर्स को फुलफ़िल भी करना, बट फुलफ़िल करना इन अ सोशल एंड रियलिस्टिक वे। और हाँ, अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया कि ईद और ईगो में क्या डिफरेंस है। एंड थर्ड स्टेज, सुपर ईगो स्टेज। ये हमारे माइंड की सबसे हाईएस्ट लेवल है, और फ्रॉइड जी ने ये भी माना है कि हर पर्सन सुपर ईगो लेवल पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसको उन्होंने संत महात्मा जो होते हैं ना उनके माइंड का जो सेटअप होता है कि वो हमेशा एक ही काम पोजीशन में रहते हैं, वो है हमारे माइंड की सुपर ईगो स्टेज।
सुपर ईगो इज द हाइस्ट लेवल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. इट इज ऑल्सो कॉन्शियस माइंड स्टेज वेयर पर्सनैलिटी वर्क इन वेरी आइडियल वे विच वी हैव एक्वायर्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड सोसाइटी. ये हमारे माइंड की वो स्टेज है जहाँ पे हम सारे काम बड़े आइडियल वे से करते हैं विदाउट एनी मिस्टेक. हमारा माइंड में अप एंड डाउन्स नहीं चलते, हमारा माइंड स्टेबल रहता है. ठीक है, ये वो स्टेज है. इसलिए फ्रॉइड ने इसको संत स्टेज भी कहा. उन्होंने कहा ये जो हमारे माइंड का ये लेवल है ना, ये संत लोगों में पाया जाता है. और हम ये जो स्टेज है अपने पेरेंट्स से और अपनी सोसाइटी से भी लेते हैं. सुपर ईगो जो है वो ईद और ईगो दोनों को कंट्रोल करता है. सुपर ईगो जो है ईद और ईगो दोनों को कंट्रोल करता है, क्योंकि ईद और ईगो दोनों का काम है नई नई डिज़ायर्स क्रिएट करते रहना. ठीक है, और सुपर ईगो माइंड का वो पार्ट है जो हमारी डिज़ायर्स को लिमिटेड भी करता है और उससे मॉरली रियलिस्टिक नहीं. अब इसने बोला ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है और ये इमोरल होता है, और ईगो को बोला ये रियलिस्टिक वे से काम करती है. और अब सुपर ईगो ने पे बोला उसने कि ये मॉरल वर्क करती है रेदर देन रियलिस्टिकली. क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज. और एज के साथ साथ पर्सन इस स्टेज से स्टेज पे जाता है. अब हम पढ़ते हैं कि अब जो अब तक हमने थ्योरी पढ़ी है साइकोएनालिटिकल थ्योरी, उसमें फ्रॉइड ने कौन कौन से मेन पॉइंट दिए. सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया पर्सन्स बिहेवियर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज अनकॉन्शियस ड्राइव्स. एक पर्सन का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? उसके अनकॉन्शियस माइंड द्वारा दी गई ड्राइव से. ठीक है, उसका अनकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, ये उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है. सेकेंड पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्पेशली एट द एज ऑफ 5 years. फ्रॉइड ने माना है कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी पे उसके बचपन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, स्पेशली जब वो 5-6 साल की उम्र में होता है. स्पेशली उसने 1 years का नाम दिया 5 years. एक बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसके अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो बहुत बड़ा प्रभाव बनाता है, स्पेशली एट द एज ऑफ 5. थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस टू डील विद एनी प्रॉब्लम. थर्ड पॉइंट उन्होंने किया कोई भी पर्सन अपनी किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करता है तो उसे वो जो सल्यूशन मिलता है वो उसके अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आता है. क्लियर है? समझ आई? उसके बाद फ्रॉइड जी ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी. उन्होंने कहा एक बच्चा जो है वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में 5 स्टेजेस से गुजरता है. ठीक है, और सबसे पहली स्टेज का नाम है द ओरल स्टेज, जो बर्थ से 1 year की एज तक होती है. इस इन्फेंट स्टेज कहा जा सकता है इसको. एट दिस स्टेज इन्फेंट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अकर थ्रू द माउथ. ऑब्वियस है, 1 साल तक का बच्चा उसके लिए जो भी अक्षर होता है वो उसके मुंह के तरफ, मतलब उसकी फीडिंग के थ्रू होता है. ठीक है, आपने देखा होगा कि 6-7 महीने का बच्चा अगर उसको उसकी मदर से कोई लेता है, कोई पकड़ता है तो वो रोने लग जाता है, जबकि अभी तक उसको कोई भी समझ नहीं है. बट इट मीन अभी उसने इंटरेक्ट करना सीख लिया है, इंटरेक्शन सीख चुका है. ठीक है, तो अब उसमें और इसको ओरल स्टिमुलेशन कहा. ओरल स्टिमुलेशन का मतलब है कि जो ज़रूरी नहीं है वो मदर है, वो फादर हो सकते हैं, वो केयर टेकर हो सकता है, वो पर्सन जो उस बच्चे को फीड करता है, जो उस बच्चे की केयर करता है, उस बच्चे के लिए वही सब कुछ होता है. ठीक है, बिकॉज द इन्फेंट इज डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स और केयर टेकर द चाइल्ड कैन डिवेल्प अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कंफर्ट थ्रू ओरल स्टिमुलेशन. एक बच्चा जो है वो ट्रस्ट और कंफर्ट किसके थ्रू सीख रहा है? अभी
ओरल स्टिमुलेशन के, जो बंदा उसे ऑरली स्टिमुलेट कर रहा है, जो उसको फीड दे रहा है, उसके लिए वही ट्रस्ट का पात्र है। ठीक है, इसको उन्होंने एरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसके साथ कंपेयर किया है ओरल स्टेज को। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि फ्रॉइड की कौन सी स्टेज को एरिक्सन की कौन सी स्टेज के साथ कंपेयर किया है। ओरल स्टेज को कंपेयर किया है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में एरिक्सन जी ने बताया कि अगर 6 महीने के बच्चे को उसकी मदर से कोई ले लेता है तो बच्चा रोने लग जाता है, इट मीन वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की फीलिंग को गेन कर चुका है। ठीक है, सेकेंड स्टेज इज़ एनल स्टेज, ये 1 से 3 साल तक होती है। इसको वॉवल एंड ब्लैडर स्टेज भी कहते हैं। वॉवल ब्लैडर स्टेज का मतलब है कि ये वो स्टेज है जिसमें हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, और द चाइल्ड हैज़ टू लर्न टू कंट्रोल हिज बॉडीली नीड। बच्चा जो है अपनी 1 साल तक का बच्चा नहीं बताता कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, बट ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा बोल के, जहाँ रिएक्शन के द्वारा ये बता देता है कि उसकी बॉडी को किस चीज़ की नीड है। और इसको बी एरिक्सन की सेकेंड स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट के साथ कंपेयर किया गया है। थर्ड इज़ द फैलिक स्टेज, इसको जेनिटल स्टेज लिखा, जबकि जेनिटल स्टेज जो हमारी लास्ट स्टेज है। इसको जेनिटल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये वो स्टेज है 3 से 6 साल की स्टेज जब बच्चा जेनिटल डिफरेंस जानना शुरू कर देता है। अब आप बोलोगे 6 साल के बच्चे को ये जेनिटल डिफरेंस कैसे पता हो सकता है। आपने यहाँ पे फ्रॉइड जी ने ये माना है कि गर्ल चाइल्ड फादर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और बॉय चाइल्ड मदर से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसको उन्होंने इसलिए जेनिटल कहा फैलिक स्टेज को। ऑपोजिट सेक्स के प्रति वो आकर्षित होते हैं, बट 3 से 6 साल के बच्चे के लिए ऑपोजिट सेक्स का मतलब है कि गर्ल चाइल्ड फादर के साथ ज़्यादा अटैच होती है और बॉय चाइल्ड जो होता है वो मदर के साथ ज़्यादा अटैच होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज है द लेटेंट पीरियड। ठीक है, ये 6 साल से लेके एडोलसेंस की एज तक होता है। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा ईगो एंड सुपर ईगो, क्योंकि ये वो स्टेज है जो ईद से बाहर आ चुकी होती है। यहाँ तक जो बच्चा है वो ईद की स्टेज तक होता है। ईद की स्टेज का मतलब है जिद्दी स्टेज। ठीक है, बट ये 6 साल से ऊपर का बच्चा ईगो और सुपर ईगो की स्टेज में एंटर कर जाता है, मीन्स कि वो सही और गलत को जानना शुरू कर देता है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी का मतलब है कि यहाँ पे बच्चा उसको अगर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो वो सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाता है। इन्फेरिटी मीन्स अगर ये टाइम वो होता है जब बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए तो वो सारी ज़िंदगी एक इन्फेरिटी की फीलिंग उसके माइंड में रहती है। द लास्ट स्टेज इज़ जेनिटल स्टेज, ये एडोलसेंस से लेके डेथ तक होती है। ठीक है, इसको मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट, ये वो स्टेज है जब हम लड़के लड़कियां कॉलेज जाते हैं, ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं। अब हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्टिव स्टेज कौन सी है। अब यहाँ पे भी मैंने बोला कि ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्टिव स्टेज है और यहाँ पे भी मैंने बोला कि अब इन दोनों स्टेजेस में फ़र्क क्या है, ये क्वेश्चन पे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये वो स्टेज है एडोलसेंस की, जब बच्चे को सारी समझ होती है, वो कॉलेज जाता है। ठीक है, और ये वो स्टेज है जब एक बच्चा जो अभी जस्ट स्कूल में एंटर करता है, तो ये वो स्टेज है सिर्फ गर्ल चाइल्ड फादर के प्रति और बॉय चाइल्ड मदर के प्रति अट्रैक्ट होता है। और इस जेनिटल स्टेज में और इस जेनिटल स्टेज में डिफरेंस आप समझ चुके हो। ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अदरवाइज मोस्टली आंसर जेनिटल स्टेज पे पूछा जाएगा, तो यही होगा। थैंक यू।